चलो अब आगे बात करते हैं चैप्टर 5 की, जो इससे ही रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन चैप्टर 5 है क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें समझनी पड़ेंगी। अभी तक तो हम अकाउंट की टर्म समझ रहे थे, ठीक है। अब हम मेन बात समझेंगे, अब हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो देखो, ये जो अकाउंट्स है बेसिकली ये है क्या, बताओ। अकाउंट्स में बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई अकाउंट्स के अंदर, जो भी हम बेसिकली अकाउंट्स के अंदर क्या पढ़ते हैं वो बता रही हूँ। हमने जो भी ट्रांजैक्शन करी, ट्रांजैक्शन मतलब जो भी काम किया और जिसमें मनी इन्वॉल्व थी, जिसमें मनी इन्वॉल्व थी, उसे मुझे रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन मतलब जो भी काम हुआ, ठीक है, जो भी मेरी देनदारी हुई, दैट इज़ ट्रांजैक्शन, ठीक है। मनी के एक्सचेंज में जो भी काम हुआ उसको मुझे रिकॉर्ड करना है। अच्छा, उसमें मनी का होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। अच्छा, तो अकाउंट्स के अंदर बेसिकली क्या है, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई जो पैसों में हुई, और वो ट्रांजैक्शन कैसी होनी चाहिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, वो मेरे बिजनेस से रिलेट करती होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा शूज़ का बिज़नेस है और मैं जाके मैगी ख़रीद रही हूँ, तो है तो ये भी मनी में, तो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूँगी क्योंकि मेरी बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं है। शूज़ का बिज़नेस है, शूज़ के बिज़नेस में मेरी ट्रांजैक्शन शूज़ की होनी चाहिए, मेरे बिज़नेस से रिलेटेड होनी चाहिए, और वो कैसी होनी चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए, तो ही मैं उसको क्या करूँगी, रिकॉर्ड करूँगी, ठीक है मैम। अच्छा, अब कुछ बेसिक रूल्स पढ़ते हैं अकाउंट्स के, ठीक है। देखो, जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, तो अकाउंट्स के अंदर सबसे पहला रूल होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। मैम सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, समझो। जैसे मैं एक बिज़नेस लेते हैं बाटा का, ठीक है। बाटा का बिज़नेस लिया हमने, ये हमने इसकी सुंदर सी शॉप बना दी और इसका ओनर बना दिया मिस्टर एक्स को, हमने इसके बाल भी बना दिए, ठीक है। ये मिस्टर एक्स हमने इसके क्या बना दिए, ओनर। तो ये रूल क्या कह रहा है, सेपरेट लीगल एंटिटी रूल क्या कह रहा है कि जी देखो, जो आपका बाटा का बिज़नेस है ना, ये जो बिज़नेस है और ये जो ओनर है, ये अलग अलग हैं। मतलब बाटा का नाम ये जो है ये अलग है, और ये मिस्टर एक्स जो है वो अलग है। आप दोनों को सेम कंसीडर नहीं कर सकते। ऑल्दो मिस्टर एक्स का बाटा का शूज़ का बिज़नेस है, ठीक है, लेकिन हम जब अकाउंट्स बनाएंगे, हम जब अकाउंट्स में सारी रिकॉर्डिंग करेंगे, तो हम किसको देखते हुए करेंगे, किसके व्यू पॉइंट से करेंगे, बाटा के व्यू पॉइंट से करेंगे। हम शूज़ के बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, हम बिज़नेस को अपने दिमाग में रखेंगे। हमें मिस्टर एक्स से कोई मतलब नहीं है, मिस्टर एक्स तो ओनर है, ठीक है, लेकिन हमें अपने दिमाग के अंदर क्या लेके चलना है, शूज़, हमारी शूज़ का बिज़नेस। हमारी सारी जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो किसके व्यू पॉइंट से होगी, पॉइंट ऑफ व्यू किसका लेके चलना है, बिज़नेस का। अगर कल को चल के ओनर को कहीं पर लॉस हो रहा है लेकिन बिज़नेस को प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं क्या रिकॉर्ड करूँगी, मैं प्रॉफिट रिकॉर्ड करूँगी। मुझे मिस्टर एक्स से कोई मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है, अपने बिज़नेस से। अच्छा, इसी रूल की वजह से जो ओनर, अब ये जो बिज़नेस स्टार्ट किया होगा, तो मिस्टर एक्स ने अपने बिज़नेस में कुछ पैसा लगाया होगा, है ना। जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो मिस्टर एक्स मतलब हमारा जो ओनर होता है वो बिज़नेस में पैसा लगाता है, पैसा देता है, उस पैसे को क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो इसी वजह से जो ये मिस्टर एक्स बिज़नेस को कैपिटल देता है, ये हमारी किस तरह ट्रीट होती है, लाइबिलिटी की तरह। और लाइबिलिटी भी ना हमारी दो तरीके की हो सकती हैं, द वन इज़ एक्सटर्नल लाइबिलिटी एंड द सेकेंड इज़ इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होती है, जो मुझे बाहर के लोगों से मिली, और इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है, जो मुझे मेरे बिज़नेस, जिसने मेरा बिज़नेस शुरू किया, उसी किसी बंदे ने, अंदर वाले बिज़नेस के अंदर वाले बंदे ने मेरे को पैसा दिया। अब देखो, ये बिज़नेस किसका है, मिस्टर एक्स का। क्या मिस्टर एक्स बाहर का बंदा है, नहीं, मिस्टर एक्स ने पैसा दिया कैपिटल के फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी। कैपिटल मेरी किस तरीके से ट्रीट होती है, लाइबिलिटी की तरीके से, क्योंकि दूसरा इंसान पैसा दे रहा है ना। बिज़नेस को हम अलग ट्रीट करते हैं, बाटा हमारे लिए एक अलग इंसान है, उसकी अलग से पहचान है बिज़नेस की, जब हम अकाउंट्स बना रहे हैं, ठीक है। और मिस्टर एक्स अलग है, तो मिस्टर एक्स ने बाटा नाम के इंसान को पैसा दिया है, ऐसा ट्रीट होगा। तो ये कैपिटल मेरे लिए क्या हो गया, बिज़नेस के लिए, मेरे लिए मतलब बिज़नेस के लिए। जब मैं मेरे लिए बोलूँगी तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, बिज़नेस की बात कर रही हूँ, तो उसके लिए क्या होगी, लाइबिलिटी। वेरी गुड। तो ये कैसी लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी। वहीं चल के मानो अगर कोई क्रेडिटर है, क्रेडिटर उसको मैं जानती नहीं, मैंने सामान खरीदा, इस बिज़नेस ने सामान खरीदा, ठीक है, वो क्रेडिटर बन गया, तो क्रेडिटर भी तो उधार है, उधार उससे पैसे लेने हैं, उसको
हमने उसे संभाल लिया, उसको पैसे देने हैं ना, तो ये जो क्रेडिटर है ये भी मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। लेकिन क्या ये मेरे बिजनेस के अंदर का बंदा है? नहीं, ये मेरी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। पहले तुमको ये बात समझ आई? हाँ मैम समझ आई। तो हमें ये वाला बेसिक रूल तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, दूसरा रूल समझते हैं। दूसरा रूल कहता है, दूसरे रूल का नाम क्या है, रुक जाओ जरा इसको रफ करने दो। दूसरा रूल वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू इफेक्ट्स। एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू इफेक्ट्स, हैव टू इफेक्ट्स। देखो कोई भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होगी ना तो उसके हमेशा दो इफेक्ट्स पड़ेंगे। जैसे मैंने मानो फर्नीचर खरीदा, मैंने फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपये का, ठीक है मैम, आपने 10,000 का फर्नीचर खरीदा, तो मेरे पास से कैश गया, माइनस हो गया, और मेरे पास फर्नीचर ऐड हो गया। फर्नीचर क्या होती है? एसेट। मेरे पास कैश कम हो गया और फर्नीचर मेरी एसेट बढ़ गई। समझ आया? तो एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू इफेक्ट्स। देखो द फर्स्ट, इसमें जो बुक का हमारा नाम है उसमें भी क्या है, डबल एंट्री। मतलब सारी ट्रांजेक्शन जितनी भी होगी ना उसके हमेशा दो इफेक्ट्स पड़ेंगे। जैसे मानो कोई क्रेडिटर था जिसको मुझे 10,000 रुपये देने थे, तो मैंने उसको 10,000 रुपये दिए, तो बताओ उसके दो इफेक्ट क्या पड़े? एक तो कैश कम हो गया, कैश मेरे पास से चला गया, दूसरा मेरे पास से लाइबिलिटी भी कम हो गई, मेरे पास से उधार भी कम हो गया। समझ आए? तो एवरी ट्रांजेक्शन आप टू इफेक्ट्स का मतलब है कि सारी ट्रांजेक्शन्स के आपके दो इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर 5 की। अब हमारा सारा बेसिक क्लियर हो गया। अब जब हमारा सारा बेसिक क्लियर हो गया, अब हम चलेंगे। अब हमें क्या पढ़ना है बताओ? अब हमें पढ़ना है चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम क्या था? अकाउंटिंग इक्वेशन। बढ़िया बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है? अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है कि देखो जी, आपकी जो एसेट्स हैं वो किसके इक्वल है? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। आपकी जो एसेट्स हैं वो किसके इक्वल है? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। मतलब एसेट्स मतलब बताओ, एसेट मतलब ओनर की प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी मतलब उधार। कैसा उधार? जो बाहर के लोगों से लिया है, और कैपिटल मतलब जो आपके ओनर ने लगाया है, मतलब हमारी इंटरनल लाइबिलिटी। तो मेरी जो एसेट्स हैं वो किसकी इक्वल है? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। अब 1 बाय 1 हम इसकी सारी ट्रांजेक्शन पढ़ते जाएंगे और अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा पूरा कवर हो जाएगा, और फिर हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? चलो अब फर्स्ट एंट्री देखते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होती है। 1 मिनट का टाइम दो, मुझे एंट्रीज निकालें। हाँ देखो, फर्स्ट एंट्री होती है इसमें, तुम लोग भी मेरे साथ लिखते रहना, ठीक है? कैश, तो तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। कैश इंट्रोड्यूस बाय ओनर, कैश इंट्रोड्यूस बाय ओनर, या बिजनेस स्टार्टेड एंड कैश इंट्रोड्यूस, कुछ भी बोल सकते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश इंट्रोड्यूस बाय ओनर, कुछ भी बोल सकते हैं। ओनर ने 50,000 रुपये मेरे बिज़नेस के अंदर लगाए। तो मुझे बताओ, जब ओनर बिज़नेस के अंदर पैसे लगाता है तो सबसे पहले ओनर, देखो अब ओनर अलग है, बताया मैंने तुम्हें, बिज़नेस अलग है। तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि दो इफेक्ट क्या है। तुम्हें सबसे पहले अपने दिमाग में ये क्लियर करना है कि दो इफेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं। देखो फर्स्ट इफेक्ट आपका पड़ रहा है कि आपके पास कैश आ रहा है, मतलब आपका जो बिज़नेस है, आपका जो बिज़नेस है उसके पास क्या है? सामने वाले ने अगर आपको पैसा दिया, कैश इंट्रोड्यूस बाय ओनर, आपका बिज़नेस तैयार हो गया, तो सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, कैश ऐड हो गई। और दूसरी चीज़, आपकी लाइबिलिटी भी तो बढ़ रही है, और जब ओनर पैसा देता है और हमें उसे पैसा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि बिज़नेस अलग है, ओनर अलग है, तो आपकी जो वो लाइबिलिटी बढ़ रही है, और क्योंकि ओनर से पैसा मिल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो आपका कैश भी बढ़ गया और आपका कैपिटल भी बढ़ गया। अब देखो इसका ना पर्टिकुलर एक फॉर्मेट होता है। इसका फॉर्मेट मैं बता दूँ थोड़ा सा, इसका फॉर्मेट कैसे बनता है। सबसे पहले आप ऊपर लिखते हो अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर लिखते हो ऐसे नंबर, फिर लिखते हो पर्टिकुलर, ठीक है? पर्टिकुलर में जो भी लाइन मैंने बोली ना, क्या बिजनेस स्टार्टेड है ना, इंट्रोड्यूस कैश, वो सब आपको यहाँ लिखना होता है। और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है? तो अभी जैसे हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुई उसमें जो भी था वो हम यहाँ पे पूरा लिखेंगे। अच्छा, एसेट में कैश एसेट है तो कैश आ गई, तो कैश के अंदर कितने पैसे आए थे? 50,000 रुपये, तो वो लिख दिया। और कैपिटल में कितने पैसे आए थे? 50,000 रुपये। अब जैसे जैसे फर्स्ट एंट्री कर ली ना, तो ऐसी दूसरी एंट्री भी होएगी,
ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी बढ़ेगा घटेगा वो लिख देंगे। फिर उसके बाद जब 2 एंट्रीज हो जाएंगी तो हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे। न्यू इक्वेशन में क्या होता है, सबको ऐड और लेस जो भी हो रहा होता है उसको करके हमें लिखना होता है। ठीक है, अब मैं जब पूरा क्वेश्चन कराऊंगी तब मैं आपको बता दूँगी कि पूरा फॉर्मेट में क्वेश्चन कैसे होता है। ओके, चलो फर्स्ट एंट्री आपको समझ में आई। सेकेंड एंट्री क्या है हमारी, गुड्स। देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझना। गुड्स परचेज बाय राम फॉर कैश 10,000। मैंने गुड्स परचेज़ किए राम से 10,000 रुपये के कैश में। तो जब मैंने कैश में गुड्स परचेज़ किए तो अब आप बताओ दो इफेक्ट इसके क्या पड़ेंगे। एक तो आपके पास से कैश कम हो गया और दूसरा आपके पास स्टॉक बढ़ गया। तो ये दोनों ही एसेट के हैं, तो एसेट में क्या होगा, कैश में से माइनस हो जाएगा और स्टॉक में प्लस हो जाएगा। कितने से, 10,000 से। अब देखो यहाँ पे ना बहुत कन्फ्यूजिंग होता है कभी कभी। अगर केवल राम लिखा होता, मैं पेन का कलर चेंज करूँ, अगर यहाँ पर केवल राम लिखा होता और कुछ नहीं लिखा होता, बस इतना लिखा होता गुड्स परचेज बाय राम, तो इसका मतलब ये कैसी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये, अगर केवल राम लिखा होता, बस यहाँ तक लिखा होता, तो ये कैसी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधार की ट्रांजैक्शन। मैंने अभी तक पैसे नहीं दिए, मुझे पैसे देने हैं। और जब मैंने पैसे नहीं दिए तो दो इफेक्ट क्या पड़ते हैं बताओ। स्टॉक तो आ गया, लेकिन क्या मेरे पास से कैश कम हुआ, नहीं, मेरे पास से कैश कम नहीं हुआ क्योंकि मैंने तो अभी दिया ही नहीं। दूसरी चीज़ क्या आ गई, मेरे पास लाइबिलिटी आ गई। दूसरी चीज़ क्या आ गई, लाइबिलिटी में मैं क्या लिखूँगी, क्रेडिटर, और उसके नीचे कितने पैसे लिखूँगी, 10,000। कब, जब केवल नाम होता। मैंने क्या बताया तुम्हें, जब केवल नाम होता, ओनली नेम है, अगर ओनली नेम, तो वो कैसी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, हाँ, अगर खाली नाम लिखा है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। लेकिन यहाँ पे लिखा है राम फॉर कैश, दोनों लिखा है ना, राम फॉर कैश मतलब कैश लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो फिर कैश ही ट्रांजैक्शन होगी ना। जब कैश लिखा है तो कैश ट्रांजैक्शन। अच्छा, अगर कुछ भी ना लिखा होता, नथिंग रिटन, एक मिनट, नथिंग, कुछ भी नहीं लिखा, बस ऐसे लिखा होता गुड्स परचेज, ऐसे लिखा होता। अब बताओ, केवल ऐसे लिखा है गुड्स परचेज, तो मुझे बताओ ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, कैश की ट्रांजैक्शन है। अगर कुछ भी नहीं बता रखा, ना बता रखा कैश में है, ना ऐसे बता रखा कि कैश में है, ना नाम लिखा, ना बता रखा क्रेडिट में है, तो हम क्या मानते हैं कि हमारी वो कैश ट्रांजैक्शन है। और कैश ट्रांजैक्शन है तो सेम होगा जैसे हमने पहले किया। ठीक है, समझ आया? हाँ मैम समझ आया। चलो आगे चलते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन पे। कलर चेंज कर लें ज़रा हम। अब थर्ड ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड फॉर 30,000। अब देखो खाली लिखा है मैंने गुड्स सोल्ड फॉर 30,000, तो बताओ मुझे कैश में है या फिर क्रेडिट में है। मैम कुछ भी नहीं लिखा ना, तो कैश लिखा और ना नाम लिखा, तो ये कैसी होगी, कैश ट्रांजैक्शन। अब बताओ मैंने सामान बेचा है तो मेरे पास कैश आया होगा, हाँ, और मैंने बेचा है तो मेरे पास स्टॉक कम हो गया होगा ना, हाँ स्टॉक कम हो गया होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता गुड्स सोल्ड फॉर 30,000 टू रमेश, मैंने रमेश को बेचा, खाली नाम लिखा है ना, इसका मतलब मैंने सामान बेचा तो है। अब ये कैसी, खाली नाम लिखा होता है तो कैसी होती है ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब मैंने सामान बेचा लेकिन क्या मुझे पैसे मिले, नहीं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में तो पैसे नहीं मिलते ना। सामान बेचा तो मेरा स्टॉक तो कम हुआ होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में भी मेरा स्टॉक तो कम हुआ होगा, लेकिन क्या कैश आया होगा, नहीं। अच्छा, मुझे पैसे लेने हैं तो उस पैसे पे मेरा राइट है, तो अब की बार लाइबिलिटी आएगी, एसेट आएगी, और उस एसेट का नाम क्या होगा, डेटर। पैसे लेना है ना, तो डेटर आ गई, स्टॉक कम हो जाएगा और डेटर बढ़ जाएंगे, डेटर प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, और अगर यहाँ पर लिखा होता रमेश नाम लिखा होता लेकिन लिखा होता फॉर कैश, तो उसका मतलब क्या है, कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट एंट्री आती है इसमें, देखो गुड्स सोल्ड फॉर 40,000 कॉस्टिंग 10,000, नहीं बहुत कम हो गया, कॉस्टिंग
30,000। अब देखो ज़रा यहाँ पे मेरे को बताओ, कॉस्टिंग का मतलब होता है जितनी उसकी कॉस्ट लगी थी और बेचा उतने मैंने 40,000 में। तो एक बात बताओ, जो चीज़ 30,000 की थी वो मैंने 40,000 की बेची है, तो 10,000 का मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट हो गया। 10,000 का मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट। ठीक है, मेरे पास से स्टॉक कितने का कम हुआ होगा, उसकी रियल वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी, 30,000 की, तो मेरे पास से तो 30,000 का सामान गया ना, तो स्टॉक मेरा कितने से कम होगा, 30,000 से। अच्छा, पैसे मुझे कितने मिलेंगे, देखो कुछ नहीं लिखा ना, इसका मतलब कैश में होगा। पैसे मुझे कितने मिलेंगे, 40,000 रुपये, तो 40,000 से कैश ऐड हो गया। और ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। अच्छा, अब इसी के साथ आप एक रूल याद रखोगे हमेशा के लिए। क्या रूल, कैपिटल में ना 4 चीज़ों का खेल चलता ही है, प्रॉफिट, लॉस, इनकम और एक्सपेंस। मतलब आप प्रॉफिट और इनकम कैपिटल में ऐड होती है। कोई भी इनकम मिली हो, कोई भी इनकम मिली हो, मैं कह रही हूँ कोई भी इनकम मिली हो, अगर वो कैश में मिली है तो कैश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और साथ में आपकी कैपिटल भी बढ़ेगी। ऐसी जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है प्रॉफिट कहाँ आ रहा है, आपकी कैपिटल में, तो वो प्रॉफिट ऐड होगा ही होगा। ऐसी लॉस और एक्सपेंस आपकी कैपिटल में से हमेशा क्या होती है, लेस होती हैं। क्या होती है, लेस होती हैं। और एक्सपेंस भी हमेशा क्या होता है, लेस। तो कोई भी खर्चा हो, आपने रेंट पे किया, सैलरी पे की, कोई भी खर्चा हो, आपकी कैपिटल में हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है, ये वाली ट्रांजेक्शन में। अब मानो यहाँ पे मैंने गुड्स जो थे, यहाँ पे जो गुड्स थे वो कॉस्टिंग थी 50,000 रुपये की। अब आप बताओ, 50,000 की उसकी कॉस्ट, बेचा मैंने 40,000 में, मतलब 50,000 का सामान मैंने 40,000 में बेचा है, तो 10,000 का मुझे क्या हुआ, 10,000 का हो गया लॉस। तो अब बताओ कैसे कैसे आपकी ट्रांजेक्शन बनेगी। पहले मुझे बताओ आपको पैसे कितने मिले होंगे, 40,000, तो कैश में कितना ऐड होगा, 40,000। ठीक है, आपके पास से स्टॉक कितने का कम हो गए, जी आपके पास से स्टॉक 50,000 का कम हुआ होगा, क्योंकि आपके पास से तो 50,000 का सामान गया ना। हो सकता है वो डिफेक्टिव हो, इसलिए कॉस्ट उसकी रियलिटी में 50,000 थी, लेकिन सामने वाले ने आपको कितने दिया, 40,000। तो स्टॉक आपके पास से कितना लेस हुआ, 50,000। और एक और बात, इसमें 10,000 का लॉस हो रहा है, तो मैंने अभी क्या बताया आपको, क्या समझाया था, कैपिटल में प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंस का हमको इफेक्ट लेना होता है। तो कैपिटल में से लॉस हो रहा है ना, तो 10,000 रुपये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। समझ आया, यस मैम समझ आया। चलो आगे चलते हैं। अभी सारी बात समझ में आ गई कॉस्टिंग वाली, ठीक है। अब मानो सेम ट्रांजेक्शन होती, इसी में समझा देते हैं। मानो ये सेम ट्रांजेक्शन होती, लेकिन ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं होती, ठीक है। गुड सोल्ड फॉर 40,000, कॉस्टिंग 50,000, टू राउंड, अब नाम दे दिया उसने। तो मुझे बताओ, अब ये क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है, तो बाकी सब तो सेम होगा। 10,000 का लॉस है, तो कैपिटल में से माइनस होगा 10,000, ठीक है। 50,000 का सामान कम हो रहा है, तो स्टॉक में से भी 50,000 कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या मेरे पास कैश आ रहा है, नहीं। अब मुझे पैसे लेने हैं, तो मेरे क्या बढ़ जाएंगे, डेटर्स, तो मुझे डेटर में लिखना पड़ेगा। कितने पैसे मिलेंगे, 40,000, ये 40,000 में बेचा, ठीक है, ठीक है मैम समझ आ गया। चलो अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, पेड टू क्रेडिटर। हमने क्रेडिटर को पैसे दिए, मानो मेरे क्रेडिटर 10,000 के थे, मेरे क्रेडिटर कितने के थे, 10,000 के, और 10,000 मैंने उनको पे कर दिया। तो बताओ, एक तो मेरा कैश कम हुआ और एक मेरी लाइबिलिटी कम हुई, मतलब मेरा उधार कम हो गया। अब इसमें एक और बहुत अच्छी एंट्री आती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। पेड टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। जैसे 10,000 देने थे, फुल सेटलमेंट में मैंने उसको 9,000 दे दिए। इसका मतलब क्या है, सामने वाले को ना 10,000 देने थे, लेकिन आपने कहा भाई भाई बस बहुत है, अब 9,000 ही रख ले यार, 1,000 हो गया, आप इतना तो चल जाता है, मतलब आपने बार्गेन कर लिया, उसके बाद 9,000 रुपये दे दिए। अच्छा, अभी जो आपने फुल सेटलमेंट में दिए, क्या आपको ये जो 1,000 रुपये का गैप है ये आपको पे करना है बाद में, नहीं।
ये पे नहीं करना। 9,000 में आपकी 10,000 रुपये की लाइबिलिटी पूरी पूरी चुकता हो गई, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ इसका कैसे होगा। जब हमने सिंपल करा था तो कैश में से माइनस हुआ था और मेरी लाइबिलिटी कम हो गई थी। सेम अब देखो, ये 1,000 रुपये का आपको प्रॉफिट नहीं हो गया। यस मैम, आपको 10,000 देने थे पर आपने 9,000 दिए, तो 1,000 रुपये का तो आपको प्रॉफिट हो गया ना, आपको डिस्काउंट मिल गया एक तरीके से। तो आपके पास से कैश कितना कम हुआ, 9,000। आपकी लाइबिलिटी कितनी कम हुई, 10,000 की। आपकी लाइबिलिटी पूरी कम हो गई और ये जो 1,000 रुपये का प्रॉफिट है ये कहाँ ऐड हो जाएगा, कैपिटल में। ये 1,000 रुपये का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, समझ आई। अच्छा, ऐसी एंट्री हो सकती है आपकी, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। आपको डेटर से पैसे मिले तो बताओ कैश में ऐड और डेटर्स मेरे कम हो जाएंगे, डेटर्स मेरे माइनस हो जाएंगे। जो पैसे मान लो मेरे को 50,000 रुपये लेने थे डेटर से और उसने 10,000 रुपये दिए हैं अभी, तो 10,000 रुपये मेरे कैश में ऐड हो गए और डेटर्स में से 10,000 लेस हो गए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर भी फुल सेटलमेंट का केस आ जाए, इन फुल सेटलमेंट मान लो डेटर को पैसे देने थे 20,000, लेकिन उसने कहा ठीक है ना भाई 18,000 ले ले, बस इतने में बात खत्म। उसने 20,000 के बदले कितने पैसे दे दिए, 18,000 दे दिए। तो मुझे बताओ मेरे पास कैश कितने का बढ़ा, 18,000 का। अब ये फुल सेटलमेंट है तो क्या ये 2,000 रुपये डेटर मुझे वापस देगा, नहीं, ये 2,000 रुपये का डिस्काउंट है उसका, तो ये तो वो 2,000 रुपये देगा। उसकी लाइबिलिटी मतलब हमारे को तो हम कितने मानेंगे कि हमको कितने पैसे मिल गए, 20,000, ठीक है। मतलब 20,000 के डेटर्स कम होंगे हमारे लिए, तो डेटर्स में से कितने कम होंगे, 20,000। अब मुझे बताओ 2,000 रुपये मुझे नहीं मिले, मुझे 20,000 के बदले 18,000 मिले, तो 2,000 का क्या है, लॉस। तो मैंने तुम्हें 4 बातें बताई थी, लॉस, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड इनकम, ये सब कैपिटल में इफेक्ट पड़ता है। लॉस का कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल में। कैपिटल में से 2,000 रुपये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, समझ आया। यस मैम, समझ आया। चलो आगे चलते हैं। अब ऐसे ही देखो, कोई भी अगर तुमने एक्सपेंस पे करा, एक्सपेंस पे कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, कमीशन, रेंट, सैलरी। तो मुझे बताओ अगर मैं कोई भी एक्सपेंस पे करूँगी तो एक तो मेरा कैश कम होगा और दूसरा कैपिटल कम होगी, ठीक है। सेम अगर ये तुम्हारी इनकम होगी, इनकम रिसीव, तो बताओ एक तो मेरा कैश बढ़ जाएगा और दूसरी मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब हम मेन 4 चीज़ें समझते हैं, मोस्ट 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 हॉट टॉपिक, ठीक है। पर तुम्हें मैं गारंटी दे रही हूँ तुम्हें बहुत प्यार से समझ में आएगा, सच्ची। देखो, जो हमारा एक्सपेंस होता है ना और जो हमारी इनकम होती है वो 2 तरीके की हो सकती है। 2 तरीके की मतलब एक्सपेंस हमारा आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है या फिर प्रीपेड हो सकता है। जब टाइम था जब ही खर्चा पे कर दिया, दैट इज़ नॉट कवर्ड है, ठीक है। वो तो हमने ऊपर पढ़ लिया कि हमारा 10,000 रुपये का खर्चा था, हमने 10,000 रुपये खर्चा पे कर दिया। लेकिन 2 कंडीशन अलग क्या हो सकती हैं, मेरे पास 10,000 का खर्चा है और वो अभी तक आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब स्टिल टू बी पेड, स्टिल टू बी पेड। अभी पैसा देना है, काम तो करा लिया पर पैसा नहीं दिया, मुझे पैसा देना है। मुझे एक बात बताओ, मेरे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है मेरे लिए, लाइबिलिटी। वेरी गुड। मैंने काम तो करा लिया, मान लो मेरे यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनसे मैंने काम करा लिया लेकिन उन्हें सैलरी पे नहीं करी, तो ये क्या है, ये मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब अभी मैंने काम नहीं कराया लेकिन मैंने उन्हें पहले से ही पैसा दे दिया। तो मुझे बताओ जब अभी उनका काम कंप्लीट ही नहीं हुआ और मैंने उन्हें पहले से पैसा दे दिया, अगर वो ढंग से काम नहीं करेंगे क्या मैं अपनी सैलरी उनसे वापस ले सकती हूँ, हाँ ले सकती हूँ। मैं उन्हें जॉब से निकाल दूँगी, उनसे पैसा अपने वापस ले लूँगी। तो ये जो पैसा है भले ही मैंने दे दिया लेकिन उस पर अभी तक मेरा राइट है। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, एसेट है ना। वैसे इनकम भी 2 तरीके की हो सकती है, वन इज़ एक्रूड इनकम एंड द सेकेंड इज़ एडवांस इनकम। एक्रूड इनकम मतलब स्टिल टू बी रिसीव्ड, मतलब मैंने काम तो कर दिया, जैसे सपोज मैं ट्यूशन क्लासेस देती हूँ तो मैंने बच्चों को पढ़ा तो दिया लेकिन बच्चों ने अभी तक फीस नहीं दी, तो वो क्या है, मेरी एक्रूड इनकम।
ठीक है, तो बताओ मुझे उस इनकम पे मेरा राइट है? मैं बच्चों से ले सकती हूँ, अगर बच्चे नहीं देंगे तो मैं उनसे बोलूँगी फीस दो, मेरा राइट है ना, मैंने तो अपना काम कर दिया। तो ये क्या है? एसर्ट। हाँ, अच्छा, जो मेरी एडवांस इनकम है, अगर कोई मान लो कोई बहुत अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने कहा लो मैम लो, आप पहली फ़ीस ले लो, तो वो जो एडवांस इनकम मुझे मिल रही है, क्या अभी मैं वो काम कर चुकी हूँ? नहीं। अगर बच्चों को कल को जाके लगा नहीं नहीं मैम अच्छा नहीं पढ़ा रही, तो क्या बच्चे फ़ीस वापस ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, ठीक है, हाँ ले सकते हैं। तो वो क्या होती है? एडवांस इनकम। तो क्या उस पैसे में मेरा राइट है? नहीं, वो मेरे लिए क्या है अभी? लाइबिलिटी। पहले तो मैं इतनी बात समझ में आई। अब बस हमें इसी के वो समझने हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैसे होते हैं। देखो, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब अभी वो पैसा मुझे पे करना है, तो पहले तो मैंने तुम्हें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या बताया था? लाइबिलिटी। एक तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। दूसरा मुझे एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या मेरे पास से भी पैसा गया? खर्चा है, क्या मेरे पास पैसा गया है अभी? नहीं। तो क्या कैश कम हो सकता है? नहीं। लेकिन क्या वो खर्चा मेरे बिज़नेस का खर्चा है ना? वो मेरे बिज़नेस का तो खर्चा है। तो भले ही अगर मुझे सही प्रॉफिट निकालना है, तो मुझे अपनी कैपिटल में से तो उसको लेस करके ना पड़ेगा ना। अभी पैसा गया नहीं तो कैश तो कम नहीं हुआ, लेकिन मैं अपनी कैपिटल में से लेस कर दूँगी। क्यों लेस कर दूँगी? क्योंकि वो मेरा खर्चा तो है ही है, तो मैं अपनी कैपिटल तो पहले ही कम करके चलूँगी। समझ आई? ऐसी प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस जब होगा तो क्या मेरे पास से पैसा गया होगा? हाँ, मेरे पास से पैसा जा चुका होगा, तो कैश लेस होगा। अगर मैंने इस महीने के 5,000 रुपये पहले ही पे कर दिए थे, तो मेरे पास से कैश तो कम हुआ ही होगा ना। तो प्रीपेड एक्सपेंस का ट्रीटमेंट कैसे होगा? कैशलेस हो जाएगा। और प्रीपेड एक्सपेंस क्योंकि मेरी एसर्ट है, तो एसर्ट में मैं क्या लिख दूँगी? प्रीपेड एक्सपेंस नाम से मैं उसको ऐड कर दूँगी। समझ आया? फिर ऐसे ही दूसरा देखते हैं, इनकम का। एक्रीड इनकम। एक्रीड इनकम का मतलब क्या था? मैंने पैसे तो कमा लिए, लेकिन अभी तक मुझे मिले नहीं है, तो मिलेंगे, अभी मिले तो नहीं, कैश में कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं। एक्रीड इनकम मेरी एसेट है, हाँ, तो एसेट में ऐड हो जाएगा, एसेट में लिख दूँगी, एक्रीड इनकम ऐड कर दूँगी। दूसरा, मिला नहीं है, लेकिन सही प्रॉफिट निकालने के लिए वही, मैं अगर 10,000 रुपये कमाती हूँ, लेकिन अभी मुझे रिसीव 5,000 हुए हैं, तो मैं क्या कहूँगी कि मैं 10,000 कमाती हूँ या 5,000 कमाती हूँ? मैं कहूँगी तो ये ना कि मैं 10,000 कमाती हूँ, तो मुझे कैपिटल में तो ऐड करके ना करना ही पड़ेगा ना, ताकि मैं सही अकाउंटिंग दिखा सकूँ। तो कैपिटल में मेरी वो इनकम ऐड हो जाएगी। वैसे भी कैपिटल में इनकम ऐड होती है, वे मिली नहीं है तो भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फिर ऐसी दूसरी क्या थी? एडवांस इनकम। हाँ, एडवांस इनकम बताओ। एडवांस इनकम मिल गई होगी ना, पैसे तो मिल गए होंगे, तो ये कैश में ऐड हो जाएगी। और एडवांस इनकम मेरे लिए है क्या? लाइबिलिटी, तो ये लाइबिलिटी में भी ऐड हो जाएगा। अच्छा, दो और आती है एंट्री हमारी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो ये मैं समझाऊंगी ना, तुम थोड़े से कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इसीलिए तुम इसको एक बार ही अभी समझ के चलो, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है। ऑलरेडी मैंने तुम्हें बहुत डिटेल समझाया है, तो तुम इसको अभी ध्यान रखो। कैपिटल दोनों में सेम होता है, कैपिटल में ऐड, कैपिटल में से लेस, ठीक है। ये 12th में थोड़ा डिटेल टॉपिक, तब हम अच्छे से पढ़ लेंगे, अभी भी पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन मैंने क्लास में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, तो तुम बस इसका एडजस्टमेंट याद कर लो। कैपिटल में ही ऐड होगा, कैपिटल में ही लेस होगा। इसी के साथ हमारी ऑलमोस्ट ट्रांजेक्शन्स खत्म हो गई हैं, और कुछ बची होंगी तो मैं तुम्हें क्वेश्चंस के साथ करा दूँगी।